जी नमस्कार, मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अदना सामाजिक प्राणी पर। और आज की चर्चा मैं वहीं से शुरू करूँगा जहाँ पर मैंने इसको अपने पिछले वीडियो में विराम दिया था। तो 2-3 मुद्दे हैं, उस पे बात करेंगे। और शुरुआत मैं ऐसे करूँगा कि बचपन में मुझे पिताजी ने हमेशा कहा है, बहुत बार कहा है, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, अगर आप खास करके किसी ऐसे प्रांत से, किसी ऐसे राज्य से आते हों जहाँ पर हिंदी माध्यम में पढ़ाई की जाती हो तो आपने ज़रूर सुना होगा, या क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई की जाती हो, स्टेट बोर्ड्स में आपने अगर पढ़ाई की हो तो आपको ये अपने पिताजी से, माताजी से अक्सर सुनने को मिला होगा कि अंग्रेजी मजबूत करो, अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है, बिना अंग्रेजी के आपको सफलता नहीं मिलेगी। जितने भी अफसर हैं, बाबू हैं, उच्च अधिकारी हैं, सब अंग्रेजी में ही बात करते हैं और अंग्रेजी ही समझते हैं, उनको हिंदी समझ में आती ही नहीं है। अगर आपको कोई आवेदन पत्र देना है और आप अगर उसे अंग्रेजी में लिख कर देते हैं तो इससे ज़्यादा बल पड़ता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जो सुनवाई है वो जल्दी होगी। तो इस तरह से अंग्रेजी भाषा को एक अलीट क्लास का दर्जा, एक अलीटिज्म की तरह से बढ़ाया गया भारत के अंदर। ये गलत है, सही है, विवेचना इस बात पे नहीं की जानी चाहिए। विवेचना इस बात पे की जानी चाहिए पहले कि ये हुआ क्यों और इसके कारण क्या थे और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। हालांकि परिणाम हम देख ही रहे हैं। आज जो एक वैचारिक मूढ़ता और एक असफल प्रयास जो होते रहते हैं सोशल मीडिया पर अपनी विचारों को दुनिया तक पहुंचाने की, और वहाँ पे भाषा की कुंदता बिल्कुल स्पष्ट दिखती है कि कैसे लोग संघर्ष कर रहे होते हैं अपनी बात को किसी एक भाषा की शुद्धता के दायरे में रख कर कहने में। तो एक तो आपको परिणाम दिख ही रहा है और इसके बारे में पहले भी बात की है। जो लोग इस वीडियो में पहली बार मतलब देख रहे हैं, इसे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि इसके पहले वाली श्रृंखला की एक जो वीडियो है वो भी ज़रूर देखें। तो हिंदी ही क्यों, कोई अन्य भाषा क्यों नहीं, इस पर मैंने पहले भी बात की है। अभी सिर्फ छोटी सी बात कहूँगा और सिर्फ एक रिकैप के जैसा दूंगा कि प्रतिशत लोग जो भारत में रहते हैं वो हिंदी के साथ, ज़्यादा प्रतिशत लोग जो हैं वो हिंदी के साथ सहज हैं। यह प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो है उनको समझ में आती है, क्योंकि वो ऐसे प्रांतों में हिंदी ही अलग अलग तरीके से गोद लिया गया। भारत के अलग प्रांतों में हिंदी को ही, मूल हिंदी को ही अलग अलग तरीकों से गोद लिया गया। यही कारण है कि आप चाहे गुजराती देखें, मराठी देखें, सिंधी देखें, बहुत सारे ऐसे भाषाओं देखें, पंजाबी देखें, आपको हर जगह हिंदी या संस्कृत के शब्द आपको बहुतायत में मिल जाएंगे। मैं दक्षिण भारत की बात थोड़ी अलग है, उनकी भाषाएं बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही उत्कृष्ट हैं। तो लेकिन क्या है कि वो एक कम भूगोल का हिस्सा बनकर रह गई और उनका प्रचार प्रसार हिंदी की तरह नहीं हो पाया। वजह बहुत सारी हैं, यहाँ पे उन पे विवेचना करना समय अनुमति नहीं देगा। तो मैं इसके आगे बढ़ता हूँ कि एक ऐसी विडंबना है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जो भारत में प्रभावी रूप से देखने के लिए मिलती है कि आपको हर जगह ऐसे विज्ञापन मिल जाएंगे। किसी भी आप पत्रिका उठाकर देख लीजिए, कोई भी मैगजीन पलट के देख लीजिए आप बिहार के अंदर, जो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे जो एजुकेशन से रिलेटेड मैगजीन्स हैं या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मैगजीन्स हैं, उसमें आप देखिएगा कि एक कॉलम होगा अखबारों के पन्नों के पीछे जहाँ लिखा होगा, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना 30 दिनों में सीखिए, लर्न हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश इन 30 days। ये क्या है? ये जो टॉनिक दिया जा रहा है भारत के लोगों को, या ये टॉनिक की जरूरत क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। ये हमारी कमजोरी बन गई है और इस कमजोरी के लिए हमें ये ऐसे टॉनिक देने की जरूरत पड़ी है। पहली बात, ये कमजोरी बनी क्यों? मानसिकता समझने की कोशिश करते हैं। 200 सालों की गुलामी और गुलामी अंग्रेजों के द्वारा, यह मुख्य वजह है और इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। हमारे अंदर जो नौकरशाही वाली प्रवृत्ति जो है ठूस ठूस के भरी गई है 200 सालों में, इन्होंने हमें मजबूर किया ये सोचने पर कि हमारे जो मालिक हैं वो अच्छे लोग हैं, या ज़्यादा सभ्य हैं, या ज़्यादा समर्थ हैं, और हमें भी वैसा ही बनना चाहिए। और अगर वैसा बनना होगा तो हमें उनकी भाषा में बात करना होगा, तभी वो हमारी बात समझ पाएंगे, तभी वो हमारे प्रति भी आदर का एक रुख अख्तियार कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, उर्दू और हिंदी का मेल बहुत पुराना है।
ठीक है। दूसरी बात, उर्दू जो है भारत की ही भाषा है और यहीं इसने जन्म लिया है और ये बोलचाल की भाषा की तरह उद्धृत हुआ है। इसी वजह से ज़्यादा कोई तनाव महसूस नहीं होता है। उर्दू और हिंदी सहजता से एक दूसरे से घुल मिल जाती है। मैं हिंदी सिखाने वाले कोचिंग्स की बात कर रहा, सॉरी, अंग्रेजी सिखाने, हिंदी सिखाने वाले तो कोचिंग है ही नहीं। और ये भी एक बड़ी विडंबना है कि भारत के अंदर जब 1600 से ज़्यादा भाषाएं मौजूद हैं तो क्षेत्रीय भाषा जहाँ पे बोली जाती है वहाँ पे हिंदी बोलने वाली कोचिंग सेंटर्स क्यों नहीं है और अंग्रेजी बोलने वाली कोचिंग सेंटर्स आपको भारत के कोने कोने में मिल जाएंगी। इसकी वजह क्या है? वजह साफ है, लोगों को विश्व के साथ जुड़ना है और ये अच्छी बात है, आपको अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था अहिंसा परमो धर्मा, आपको वो याद है। लेकिन महात्मा गांधी ने जब ये कहा था कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो राष्ट्र को एक सूत्र में बांध कर रख सकती है, ये लोग भूल गए। बात सहूलियत की है। हिंदी सीखना इतना भी कठिन नहीं है। गौर फरमाइए कि कैसे हिंदी से अंग्रेजी में जो पलायन हो रहा है धीरे धीरे, बहुत ही इतना सूक्ष्म है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। आप जो फिल्मों में आजकल और जो वेब सीरीज़ बन रहे हैं उसमें आप डायलॉग्स देखिए, पहले हिचकिचाते थे, फिर अब असमर्थ होते जा रहे हैं। वो जो हिचकिचाहट थी वो मजबूरी, एक समय था कि मजबूरी थी, आपके पास, आपको अंग्रेजी आती नहीं थी। उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी आने लगी, आप हिचकिचाने लगे, आप कोशिश करने लगे कि आप अंग्रेजी ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अब आप एक ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहाँ आपको अगर बोला भी जाए कि आप हिंदी में बात कीजिए तो भी आपको बहुत दिक्कत महसूस होती है। तो ये यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? मैंने कारण आपको बता दिया, अंग्रेजों की गुलामी ये कारण थी। इसके बाद एक और मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं परिणाम की तरफ आऊँगा। मुख्य कारण ये भी था, जो एक एलिटिज्म चलता आया करीब करीब 5-6 दशकों तक। ये एलिटिज्म हमेशा जो है आपसे यह सवाल पूछता रहा कि आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है। और ये कितना साफ हो सकता है? जितने भी नेता रहे अंग्रेजी में भड़राटेदार भाषण दे रहे हैं, उनको लगा कि अंग्रेजों को अंग्रेजी बोलकर भगाया जा सकता है। क्या ऐसा सच में हुआ? अंग्रेजों को क्या अंग्रेजी बोलकर भगाया गया? नहीं। जो आंदोलन था वो मुख्य रूप से, हाँ, ऊपर कुछ लोग नेता रहे होंगे, लेकिन उन्होंने बात किसकी पहुंचाई? जनमानस की बात को पहुंचाया। तो ट्रांसलेशन करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है और उसके लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना भी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अब देखिए आप, एक और अहम मुद्दा है बेरोजगारी और हिंदी का ज्ञान या अंग्रेजी का ज्ञान। जो रोजगार है उसके लिए आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। कितने सारे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आपको देखोगे, मैं वो ऐसे 5 से 6 हज़ार से 15 हज़ार के बीच वाले जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, जहाँ पे मतलब बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे आपको फ्लुएंट इंग्लिश आना चाहिए। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स के लिए आपको, आप सोचो, एक हिंदी के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की तनख्वाह एक अंग्रेजी के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से आधी होती है। सोच के देखिए आप, ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हिंदी का प्रचलन उठता जा रहा है और ये खतरनाक है। आप अभी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह खतरनाक है। आप सोचिए कि भारत के अंदर जो वेशभूषा थी आपकी, वो पहनावा बदल गया आपका। अब आप जो पहन रहे हैं वो बिल्कुल वही फैशन आप पहन रहे हैं और इनफैक्ट आप इंस्पायर्ड भी उसी फैशन से हैं जो पश्चिमी देशों में हो रहा है। आप फुल पैंट, टी शर्ट और शर्ट पहन रहे हैं। पहले भारत में क्या पहना जाता था? धोती और कुर्ता। कुर्ता भी बहुत बाद में आया और अगर आप उसके और प्राचीनतम समय में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल अनस्टिच्ड गारमेंट पहने जाते थे। हालांकि ये पूरा जो प्रकरण है ये मैं एक दूसरे खंड के लिए बचा कर रखना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं भाषा और पहनावा एक दूसरे को कैसे बदलते हैं और एक दूसरे में कैसे घुलते मिलते आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसके बारे में मैं बात करूँगा। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा और एक तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा चाइना और भारत को लेकर। जो चीन में हुआ, या जो चीन आज अगर देखा जाए तो व्यापार का केंद्र बना हुआ है पूरे विश्व का, ये कैसे संभव हो पाया? जबकि उन्होंने अंग्रेजी को उस तरह से गोद नहीं लिया जैसे भारत ने इसको गोद लिया। मेरा कहने का अर्थ ये है कि चाइना के अंदर आज भी जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां होती है या विचारों का आदान प्रदान होता है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब का सब कंप्यूटर वो भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
और लेकिन आप जब देखेंगे तो उनकी वेबसाइट्स और जो इंस्टेंट मैसेजिंग है, ये सारी की सारी चीज़ें मुख्यतः मैंड्रिन में हो रही है। मैंड्रिन वहाँ की भाषा है, जैसे हमारे लिए हिंदी है, वहाँ पे सबसे बहुप्रचलित जो भाषा है वो मैंड्रिन है। और ये सरकार ने रखा है, ये एक विशेष पहलू है उनके मतलब संचालन नीति का, कि आपको इस भाषा में ही बात व्यवहार करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस भाषा की वजह से बाहर से उनको आयात या निर्यात में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर ऐसा होता, क्योंकि ऐसी ये चीज़ें बहुत बार, अगर आप हिंदी के महत्व पर बात करोगे या किसी एक खास भाषा की महत्व पर बात करोगे जो अंग्रेजी नहीं है और अपने भारत में आप बात कर रहे हो, तो बहुत लोग आपको विरोध करेंगे कि ऐसा नहीं है। अगर आपको विश्व बाजार का एक हिस्सा बनना है तो आपको एक कॉमन लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है, और वो कॉमन लैंग्वेज सिर्फ अंग्रेजी ही हो सकती है क्योंकि पूरे यूरोप में अंग्रेजी बोला जाता है। देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना ने ये सिद्ध कर दिया है, आपके सामने ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत है। दूसरी चीज़, ये जो अंग्रेजी आपके दिमाग में घुसा हुआ है ना, ये इस वजह से घुसा हुआ है क्योंकि 200 साल तक अंग्रेज़ों ने आपको गुलाम बनाए रखा था। अगर यही स्पेनिश स्पेन ने गुलाम बनाया होता या चाइना ने गुलाम बनाया होता ना आपको, तो आपको आज मैंड्रिन आ गई होती और आप आज मैंड्रिन का गुणगान कर रहे होते। तो ये जो नौकरशाही वाली जो आदत हो गई है, ये जो गुणसूत्रों में आपके एक किसी को महान मानकर उसको फॉलो करने का जो एक प्रचलन आपके गुणसूत्रों में हार्डकोड हो गया है, उससे बाहर निकलिए। भारत अब गुलाम नहीं है। भारत सिर्फ अब वैचारिक गुलामी झेल रहा है, और इस वैचारिक गुलामी को कायम रखा गया है नेताओं के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कायम रखा गया है। क्योंकि अगर आप गुलामी की आदत से ऊपर निकल जाएंगे, ये जो जेएनयू वाले आज़ादी मांगते रहते हैं, उनको कभी मैंने ये नहीं देखा कि भाषा की आज़ादी के बारे में बात करा जाए और भाषा की प्रबलता और शुद्धता के बारे में बात किया जाए। ये जो स्वच्छंदवादी विचारधारा है, वो कभी भाषा के महत्व पर बात नहीं करेगी। जो बोलचाल करते हो उसमें कैसे विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, इस पर भी बात नहीं करेगी। इनकी आज़ादी बहुत अलग तरह की है। हालांकि मैं राजनीतिक मुद्दों पर इस चीज़ को, चर्चा को भटकाना बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं इसे बिल्कुल भाषा की इर्द गिर्द ही रखना चाहता हूँ। दूसरी एक ख़ास बात मैं ये कहूँगा कि कंप्यूटर कितना ज़रूरी था हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, ये सबको पता है। कंप्यूटर आने के बाद कंप्यूटर चलाने के लिए अंग्रेजी की शिक्षा कितनी ज़रूरी थी, ये भी सबको पता है। इसके पहले भी भारत गणित के क्षेत्र में अपनी जो कहते हैं ना लोहा, अपना सिक्का जमा चुका था। गणित, एक से एक गणितज्ञ भारत से निकले बहुत सारे। आप देख लीजिए, आईआईटी की जो परीक्षा है, ऐसा माना जाता है कि विश्व में सबसे कठिन परीक्षा होती है। अगर आप देखा जाए उसमें अगर गणित का विषय या भौतिकी या रसायन विज्ञान के विषयों को लिया जाए, तो जिस तरह का हमारा करिकुलम है, जिस तरह का हमारा अध्ययन करने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा कठिन है। और कठिन होने के साथ साथ जो सफलता की दर है वो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा लोग परीक्षाएं पास कर रहे हैं विश्व में किसी भी अन्य देशों की तुलना में। इसके बावजूद हम पिछड़े रह जाते हैं। सिर्फ आपने आईटी की परीक्षा के लिए, मैंने बिहार के ऐसे बहुत लोगों को देखा है, मेरे करीब काफ़ी मित्र हैं, मित्रों के मित्र हैं, जो आपको गणित में ना हवा नहीं लगने देंगे। और उनके जो तार्किक शक्ति है, उनके अंदर क्षमता जो है, उसमें वो किसी की सानी नहीं, मतलब कोई उनके आसपास भी नहीं आ सकता। लेकिन बस एक मामले में वो फिसड्डी हो जाते हैं। कहाँ? अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी में वार्तालाप करने में। वो अंग्रेजी में चीज़ों को समझ सकते हैं और इस वजह से उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। विडंबना देखिए कि भारत जैसे देश में, जहाँ पे हिंदी बहुप्रचलित भाषा है, इसके संरक्षण के लिए देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। हिंदी को भारत में संरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। इसके लिए हर साल हिंदी पखवाड़ा करके एक पर्व मनाया जाता है, जो सरकारी संस्थाओं में, सरकारी स्कूलों में, ऑफिसों में यहाँ पे मनाया जाता है। और काफ़ी धूमधाम से नहीं मनाया जाता। सिर्फ औचित्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बस कर देने वाली चीज़ होती है कि ये करना ज़रूरी है, ये एक SOP है, तो आपको करना पड़ेगा, तो कर दिया जाता है। बड़े बेमन से किया जाता है। कुछ लोग हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। निबंध लेखन, स्वरचित कविता पाठन, ये सब प्रतियोगिताएं होती हैं। मैं भी उसमें बहुत बार पार्ट ले चुका हूँ, और जब उस समय मैं सरकारी संस्था में काम करता था, उस समय की बात है। तो ये जो हिंदी की गरिमा है, इसको बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार हिंदी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं
सारे क्षेत्रीय भाषाओं से, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, आप अवधी, जो भी क्षेत्रीय प्रांतीय भाषाएं हैं उनके लिए मेरा बराबर सम्मान है। और मैं चाहता हूं कि मेरे देश की भाषाएं जो है वो विश्व मानचित्र पर अपनी जगह बनाएं, क्योंकि ये सभ्यता संस्कृति बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी है कि आप किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह को श्रेय नहीं दे सकते हैं इसको जन्म देने का। और यही सबसे खास बात है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कालक्रम में अपना वजूद बना कर रख पाई, मिटने नहीं दिया। इसके विपरीत की कई आक्रांता आए और उन्होंने इसे नस्तनाबूद करने की साजिशें की, कोशिशें की, और सब के सब नाकाम हुए। विश्वविद्यालय जला दिए गए, संस्कृत के ग्रंथ जला दिए गए। लेकिन फिर भी आज देखिए आप, कर्मकांड में आपको संस्कृत मिलेगा। हालांकि यह दुखद है कि सिर्फ कर्मकांड तक सीमित रह चुका है संस्कृत। इतना वैभवपूर्ण जो एक भाषा था, एक व्याकरण था, सबसे कहते हैं सबसे परिष्कृत व्याकरण पूरे विश्व में किसी भी भाषाओं में अगर आप तुलना करें तो संस्कृत व्याकरण माना जाता है। तमिल जैसी भाषा क्यों नहीं सिखाया गया मुझे? मैं कहता हूं, मैं बिहार से हूं, मुझे तमिल सीखने का अवसर क्यों नहीं मिला? मुझे अंग्रेजी सीखने का अवसर क्यों मिला? आप हंस सकते हैं, आप हंसिए, आप कहिए, ये भी कह सकते हैं कि अगर आज अंग्रेजी तुमने नहीं सीखी होती तो तुम मोबाइल पे वीडियो नहीं बना रहे होते, तुम यूट्यूब नहीं चला सकते। लेकिन मैं आपको पुनः वहीं पे उसी ओर इशारा करूंगा कि चाइना ने ऐसा किया, और यही वजह है कि चाइना जो है विश्व का करीब करीब 21% है, भारत 18% है। हम दोनों ज़्यादा अलग नहीं हैं अगर देखा जाए संसाधनों के दृष्टिकोण से और मानव संसाधनों के दृष्टिकोण से, संख्या के दृष्टिकोण से। परंतु फिर भी चाइना आज वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है और भारत 138वें नंबर पर आता है अगर आप विश्व व्यापार जगत रैंकिंग की बात करते हैं तो। कहीं ना कहीं और अगर आज़ाद होने की बात है तो उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 48 और 47 इतना ही अंतर है, 1 साल का अंतर है। तो क्या वजह रही होगी? क्या आपको लगता है कि भाषा उसमें एक वजह थी? बस आज यहीं पर विराम दूंगा अपने आज की इस चर्चा को, और उम्मीद करता हूं कि आपको यह पसंद आएगा। आप अपने विचारों को टिप्पणियों के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ना करें सब्सक्राइब, लेकिन कम से कम ये विचार जो है बाकी लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।